हेलो एवरीवन, क्या हाल चाल? सब बढ़िया? यार स्वागत है आपका एक और लेक्चर में। आज हम लेक्चर नंबर 21 देख रहे हैं जावा प्रोग्रामिंग सीरीज़ का। आज हम 2D एरेज से रिलेटेड प्रॉब्लम सॉल्व करने वाले हैं। लास्ट लेक्चर में हमने 2D एरेज को, मल्टी डायमेंशनल एरेज को इंट्रोड्यूस किया था। अब यार पैटर्न जो है पूरे कोर्स का यही रहेगा। पहले हम कोई कॉन्सेप्ट समझेंगे, उसके बाद हम बहुत सारे क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे। क्योंकि यार याद रखिए, कॉन्सेप्ट समझ आ जाता है, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स अगर बिल्ड करनी है, लॉजिक बिल्डिंग एबिलिटीज़ इंक्रीज करनी है, तो ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉब्लम्स ही सॉल्व करनी होंगी। सो मूविंग ऑन टू द रिकैप ऑफ द लास्ट लेक्चर। हमने लास्ट लेक्चर में मल्टी डायमेंशनल एरेज देखे थे कि क्या होते थे, कि भाई एरे ऑफ एरेज मल्टी डायमेंशनल एरेज होते हैं। 2D भी हो सकते हैं, 3D भी हो सकते हैं। बेसिकली 2 डायमेंशनल, 3 डायमेंशनल, 4 डायमेंशनल, n डायमेंशनल, कितनी भी डायमेंशन एक एरे के अंदर हो सकती है। ज़्यादातर हम 2D एरेज यूज़ कर रहे होंगे। आज अभी जो आसपास वाले लेक्चर्स हैं सब में 2D एरेज हैं। कभी बाद में जाके 3D एरेज यूज़ हो सकते हैं शायद डायनेमिक प्रोग्रामिंग के लेक्चर्स में। तो आप एक मल्टी डायमेंशनल एरे को कैसे इनिशियलाइज करते हैं? यार अपना डेटा टाइप लिखते हैं, उसके बाद जितनी भी डायमेंशन है उतने स्क्वायर ब्रैकेट्स लगा देते हैं। मान लीजिए 2 डायमेंशनल है तो 2 स्क्वायर ब्रैकेट्स लगाए इक्वल टू न्यू कीवर्ड, और 2 और स्क्वायर ब्रैकेट्स लगाए जहाँ पर 5, 3 नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स जो है पास कर दी। बेसिकली इस लाइन से आपको 15 एलिमेंट्स की जगह मिल जाएगी। एक और वर्ड मैंने यूज़ किया था लास्ट लेक्चर में, वो था जैक्ड एरेज। जैक्ड एरेज में क्या होता है कि यार नंबर ऑफ कॉलम्स फिक्स नहीं होते। मैं जब 5-3 लिख रही थी, 5-3 का मतलब पता है क्या था? 5-3 का मतलब था कि हमें 5 रोज मिल जाएंगी और 5 रोज में 3 कॉलम होंगे। ठीक है, इस तरह से बनेगा। पर अगर मैं यहाँ पर नहीं स्पेसिफाई करना चाहती हूँ कि यार हर एक रो में कितने कॉलम्स हैं, तो मैं ऐसा कर सकती हूँ। मैं इस चीज़ को ना खाली छोड़ सकती हूँ, क्योंकि हो सकता है कि मुझे नहीं चाहिए इसके अंदर 3 कॉलम, मुझे नहीं चाहिए इसमें, मुझे इसमें बस ऐसा सा एरे चाहिए। कुछ भी चाहिए हो सकता है, किसी भी रो में कितने भी कॉलम्स पॉसिबल हो सकते हैं। ठीक है, इसी को यार जैक्ड एरे कहते हैं, जो आज हम यूज़ भी करने वाले होंगे पास्कल्स ट्रायंगल क्वेश्चन में। और अगर आपको मान लीजिए 3D एरे डिक्लेयर करना है, तो यार तीसरी डायमेंशन भी आप यहाँ पे लिख सकते हैं। अब मैं यहाँ पर 5, 3, 2 लिख दूँ तो यहाँ पर 30 एलिमेंट्स का स्पेस मिल जाएगा। 5x3x2 डायमेंशन का 3D एरे बन जाएगा। ठीक है, उसके बाद हमने एडिशन ऑफ मैट्रिसेस एंड मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस, ये 2 क्वेश्चंस देखे थे। एडिशन तो सिंपल था कि भाई अगर डायमेंशन सेम होनी चाहिए, पहली कंडीशन ये थी, और करस्पॉन्डिंग वैल्यूज़ को हमने ऐड कर दिया था। मल्टीप्लिकेशन यार हमने पूरा समझा था कि R1x C1 और R2x C2 वाली डायमेंशन के मैट्रिसेस को मल्टीप्लाई करना है। तो पहले वाले के नंबर ऑफ कॉलम्स R1x C1 का C1 और दूसरी की रोज C1 और R2 इक्वल होनी चाहिए, तभी वो मल्टीप्लाई हो पाते हैं। कैसे हम करस्पॉन्डिंग रोज और कॉलम्स को मल्टीप्लाई करके ऐड करके फाइनली आंसर बनाते थे, ये हमने देखा था। एक्चुअल में हम ये नेस्टेड लूप्स वाली चीज़ें ना लूप्स वाले लेक्चर से कर रहे हैं। हमने पैटर्न जब प्रिंट किए थे तब भी हम काइंड ऑफ नेस्टेड लूप्स यूज़ कर रहे थे। हम 2D एरेज प्रिंट कर रहे थे उस वक्त पे। ठीक है, तो आई होप नेस्टेड लूप्स में अभी ज़्यादा दिक्कत आपको नहीं आ रही होगी, और अगर आ रही है तो एक बार तो वो लूप्स वाला लेक्चर दोबारा देख लीजिए जाकर। ठीक है, और अपने आप से थोड़ा पेन पेपर पे लेके ड्राई रन कीजिए। ठीक है, और आज के लेक्चर पे यार मूव करते हैं। आज का लेक्चर मेरे हिसाब से काफ़ी फन लेक्चर है, क्योंकि बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस हैं। ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स, रोटेशन ऑफ मैट्रिक्स और पास्कल्स ट्रायंगल, बड़े फन क्वेश्चन लगते हैं मुझे। जब मैंने ये पहली बार किए थे कुछ सालों पहले, तो मुझे बड़ा मज़ा आया था कि कितना सिंपल सा लग रहा था। सिंपल तो था ही, लेकिन फन भी लग रहा था कि यार सुनने में तो इतना मुश्किल है, एक बार लॉजिक समझ आ जाए तो कितना ईजी है। ठीक है, सो यार चलो शुरू करते हैं आज का वीडियो। सो फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ द डे इज कि हमें एक मैट्रिक्स गिवन है। ठीक है, एक 2D एरे एसेंशियली, और हमें उसे ट्रांसपोज में कन्वर्ट करना है। सो फर्स्ट क्वेश्चन फॉर द डे इज कि हमें एक गिवन मैट्रिक्स का ट्रांसपोज निकालना है। अब ट्रांसपोज क्या होता है ये देखते हैं। सो लेट्स से आपको एक इनपुट मैट्रिक्स दिया हुआ है ये, तो उसका ट्रांसपोज यार कुछ इस तरह से दिखता है। आपने शायद मैथ्स में भी पढ़ा होगा, ट्रांसपोज नहीं पढ़ा था तो मैं बता देती हूँ कि मान लीजिए ये एरे ए है, तो इसके ट्रांसपोज को रिप्रेजेंट करते थे हम मैथ्स के टाइम पे एक सुपरस्क्रिप्ट टी लगा के, राइट। ट्रांसपोज लेने से होता क्या है यार कि रोज जो है कॉलम्स में बदल जाती है और कॉलम्स रोज में बदल जाते हैं। सीधी सी बात बेसिकली ये है, जैसे ये आपके पास 1 2 3 रो थी, पहली रो ये यार कॉलम में बदल गई। ठीक है, दूसरी रो 4 5 6 ये दूसरे कॉलम 4 5 6 में बदल गई। तीसरी रो 7 8 9 तीसरे कॉलम 7 8 9 में बदल गई। तो यार ये तो हो गया ट्रांसपोज का मतलब।
अब ये समझते हैं कि इसके लिए हम क्या एल्गोरिथम बनाएंगे जिससे हम इसको कोड कर पाएँ अल्टीमेटली, ठीक है। सो यार मैंने यहाँ पर इंडाइसेस लिख दिए हैं ये कि भाई 0 0 लिखा है तो इट इज़ रिप्रेजेंटिंग कि हम 0th रो और 0th कॉलम के एलिमेंट को देख रहे हैं। 1 2 लिखा है तो इसका मतलब है कि हम फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम के एलिमेंट को देख रहे हैं। तो अगर आप यार आप ध्यान से इस चीज़ को नोटिस करेंगे तो आप देखेंगे कि ये जो हमारा ओरिजिनल एरे था और ये जो हमारा ट्रांसपोज्ड एरे है, इसके अंदर देखिए जो 1 था, 1 तो जहाँ था वहीं है, ठीक है। 2 0 1 पे था और अब 2 1 0 पे आ गया, तो हम लिख लेते हैं कि कौन सी वैल्यूज़ कहाँ जा रही हैं। ये ओरिजिनल प्लेस है और ये ट्रांसपोज के अंदर है, ठीक है। तो यार 0 1 वाली चीज़ ना 1 0 पे आ गई है, ठीक। उसके बाद 3 जो इनिशियली 0 2 पे था वो 2 0 पे आ गया, ठीक है। तो 0 2 वाली चीज़ यार 2 0 पे चली गई है। नेक्स्ट 4 4 1 0 पे था तो ये 0 1 पे आ गया है। 1 0 से 0 1, कोई भी एलिमेंट आप रैंडम उठा के देख लीजिए। 2 1 8 8 था 2 1 पे, अब इसमें 8 ढूंढिए कहाँ है, 8 1 2 पे आ गया है, ठीक है। तो बेसिकली रोज और कॉलम्स आपस में बदल गए, हमें मैथ्स भी यही बता रही है, ठीक। इंडाइसेस भी हमें यही बता रहे हैं। बट एक चीज़ है, ये जो डायगोनल एलिमेंट्स थे ना यार, ये डायगोनल एलिमेंट सेम ही है। यहाँ पे भी 159 था, यहाँ पे भी 159 था। ऐसा क्यों? क्योंकि यार डायगोनल एलिमेंट्स पे रो और कॉलम सेम होता है। डायगोनल एलिमेंट का मतलब ही ये है कि इस पर्टिकुलर केस में स्क्वायर मैट्रिसेस में डायगोनल एलिमेंट सेम रो और सेम कॉलम पे पढ़ने वाले एलिमेंट्स ही होते हैं। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो सेकंड कॉलम। तो अगर आप इनको स्वैप कर रहे हैं, ठीक है, इनकी जगह अगर आप बदल भी रहे हैं तो वो सेम ही स्वैप है, सेम प्लेस पर। इसलिए 5 को 5 से बदला तो 5 उसी जगह रह गया इसेंशली, ठीक है। तो हम क्या देख पाए अभी तक इन सारे एग्जाम्पल्स से कि भाई आई जे जो है, आई जे आई में बदल जा रहा है। जो हमारा आंसर है, ये मान लीजिए ये हमारा आउटपुट है आंसर, उसके अंदर आई जे पर जो भी पड़ा है वो ओरिजिनल एरे ए के जे आई पे पड़ा हुआ था, ठीक है। देखिए 1 0 पे अब क्या पड़ा है, जो 0 1 पे पड़ा था इनिशियली, ठीक। 2 0 पे अब क्या पड़ा है, 2 0 ये है, 2 0 ये है। 2 0 पे क्या पड़ा है, जो 0 2 पे पड़ा था। तो हमें कुछ नहीं करना, हमें अगेन आर क्रॉस सी का ही एक आंसर बनाना है और बस ये लाइन हर जगह लिख देनी है जाके कि आंसर ऑफ आई जे इज इक्वल टू ए जे आई। सो इतना सिंपल सा इसका लॉजिक है कि भाई रोज को कॉलम्स में बदल दिया और हमने देख लिया कि इसेंशियली उससे हुआ क्या, इंडाइसेस जो हैं बदल गए, ठीक। सो आंसर ऑफ आई जे इज इक्वल टू ए ऑफ जे आई, ये हमारा फाइनल इक्वेशन है। इसको यूज करके हम अपना कोड लिखते हैं। तो यार मेरे पास एक क्लास है ट्रांसपोज मैट्रिक्स, जिसमें मेन मेथड बनाया है मैंने। स्कैनर क्लास का एक ऑब्जेक्ट है, रोज और कॉलम्स हम यूजर से इनपुट ले रहे हैं। टोटल एलिमेंट्स आर इंटू सी होंगे, करेक्ट, क्योंकि अगर आप आर क्रॉस सी का एक 2D एरे बना रहे हैं तो उसमें टोटल कितने एलिमेंट्स आएंगे, आर इंटू सी। उतने ही एलिमेंट्स हम यूजर से इनपुट लेकर अपने एरे में रिस्पेक्टिव इंडाइसेस पे रिस्पेक्टिव जगहों पर रख दे रहे हैं। उसके बाद मैं इनपुट मैट्रिक्स को यार प्रिंट कर रही हूँ। उसके बाद मैंने एक मैसेज दिया है ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स, इसके बाद हमें ट्रांसपोज प्रिंट करना है। ये जो प्रिंट मैट्रिक्स मेथड है ये एक हेल्पर मेथड है, जिसको जो भी इसको मैट्रिक्स पास किया जाए ये उसे सिंपली प्रिंट कर देता है, ठीक है। और प्रिंट किस फॉर्मेट में कर रहा है, रो वाइज, और एक रो कंप्लीट होने के बाद ये न्यू लाइन देता है, फिर अगली रो प्रिंट करता है। बेसिकली जैसे हमें वो दिख रहा होता है ना, जैसे हम विजुअलाइज करते हैं 2D एरे को, सेम उस तरह से ये इसको प्रिंट करता है, ठीक। लास्ट लेक्चर में भी हमने ये मेथड लिखा था, ठीक है। तो अब हमें एक मेथड लिखना है ट्रांसपोज, और वो ट्रांसपोज मेथड यार क्या रिटर्न करेगा, एरे का ट्रांसपोज ही रिटर्न करेगा। और अगर एरे 2D है तो उसका ट्रांसपोज भी 2D होगा, इसलिए इसका रिटर्न टाइप एक 2D एरे है, ठीक है। फाइंड ट्रांसपोज, इसका हम नाम लिख देते हैं फाइंड ट्रांसपोज, ठीक है। नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स भी पास कर देते हैं, वरना हमें यहाँ पर खुद से कैलकुलेट करनी पड़ेंगी। तो हम यहाँ पर आंसर कैलकुलेट कर रहे होंगे फाइंड ट्रांसपोज मेथड को कॉल करके, और इसके अंदर आर और सी जो हमने यूजर से इनपुट लिए थे, तीनों ही चीज़ें ये पास कर दी। उसके बाद हमें प्रिंट करना होगा आंसर।
अब हमें इस मेथड से ट्रांसपोज रिटर्न करवाना है। या देखो, अगर हमारे पास 3x3 का इनपुट था तो जो आउटपुट आया वो भी 3x3 का था। एक और इनपुट लेके देखते हैं। मान लीजिए आपके पास इनपुट है 1 2 3 4 5 6 विच इज जस्ट 2x3। ठीक है, तो अगर आप इसका ट्रांसपोज निकालेंगे तो वो कुछ इस तरह से दिखेगा। ठीक है, ये रो इस कॉलम में कन्वर्ट हो गई और ये वाली रो इस कॉलम में कन्वर्ट हो गई। तो यार इसकी जो डायमेंशन है वो 3x2 है। बेसिकली अगर आपको इनपुट एरे r×c डायमेंशन का मिला है तो जो ट्रांसपोज होगा उसकी डायमेंशन c×r होगी, जो कि ऑब्वियस है क्योंकि रोज कॉलम्स में बदल रही हैं तो नंबर ऑफ रोज अब पुराने नंबर ऑफ कॉलम्स के बराबर होंगी एंड वाइस वर्सा, राइट। तो हम ये जो आंसर एरे बनाएंगे उसका यार साइज क्या देंगे? उसका साइज यार CR देंगे, RC नहीं देंगे, CR देंगे, क्योंकि अब नंबर ऑफ रोज इक्वल होने वाली हैं पुराने नंबर ऑफ कॉलम्स के और नंबर ऑफ कॉलम्स इक्वल होने वाले हैं पुराने नंबर ऑफ रोज के। ठीक है, तो हमें इस आंसर एरे को फिल करना है, जिसके लिए हमने क्या देखा कि यार आंसर ऑफ IJ जो है वो मैट्रिक्स ऑफ JI के इक्वल होता है। ये चीज़ हम ऑलरेडी देख चुके हैं कि I और J जो है आपस में बदल रहे हैं आंसर में और इनपुट मैट्रिक्स में। ठीक है, सो I लेस देन C, यहाँ I लेस देन C क्यों लिखा मैंने? क्योंकि यार मैं इस आंसर वाले मैट्रिक्स पे ट्रेवर्स कर रही हूँ और आंसर वाले मैट्रिक्स में जो नंबर ऑफ रोज हैं वो C है। ठीक है, फिर फॉर इंट J इज इक्वल टू 0, J लेस देन R, J प्लस प्लस एंड आंसर ऑफ IJ इज सिंपली इज इक्वल टू मैट्रिक्स ऑफ JI। बस इसको कर देंगे रिटर्न, मैट्रिक्स नहीं यार आंसर रिटर्न करना है। ठीक है, अब इसको रन करके देखते हैं और देखते हैं कि यार ट्रांसपोज हुआ भी या नहीं। ठीक, नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम्स मान लीजिए फिलहाल 3 3 देते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो आउटपुट देखिए 1 2 3 पहली रो पहले कॉलम में कन्वर्ट हो गई, 4 5 6 इनपुट एरे की सेकेंड रो थी जो कि अब आउटपुट एरे बेसिकली ट्रांसपोज के अंदर सेकेंड कॉलम दिख रही है हमें, और थर्ड रो 7 8 9 थर्ड कॉलम में। इंडाइसिस के हिसाब से बात करूं तो 0th रो 0th कॉलम में, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम में और सेकेंड रो सेकेंड कॉलम में। ठीक है, सो दैट वाज ट्रांसपोज। एक और इनपुट पे रन करके देखते हैं। अभी तो हमने नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स सेम दिए थे, अब अलग देते हैं, 2 रो देते हैं 3 कॉलम्स देते हैं। ठीक है, तो पहली रो और दूसरी रो, यार ये भी एकदम ठीक लग रहा है, 1 2 3 कॉलम में आ गया, 4 5 6 कॉलम में आ गया। ठीक है, इसका फटाफट से एक बार ड्राई रन भी देख लेते हैं एक छोटे से एग्जाम्पल पे, जिससे कोई डाउट रह ना जाए। सो लेट्स से वी आर गिवन अ मैट्रिक्स ऑफ डायमेंशन 2x3। ठीक है, ये एलिमेंट्स गिवन है, R पास होगा 2 और C पास होगा 3। ठीक है, तो हम एक ट्रांसपोज एरे बना रहे हैं C×R डायमेंशन का, बेसिकली 3x2 का। तो जो हमारा आउटपुट एरे है ना यार वो इस तरह से कुछ दिख रहा है, 3x2 का बनाया है हमने क्योंकि। ठीक है, अगर यहाँ पर मैं इंडाइसेस लिख लूँ रो और कॉलम नंबर, तो ये पूरी की पूरी 0th रो है, ये फर्स्ट रो है, ये सेकेंड रो है, ये पूरा का पूरा 0th कॉलम है और ये पूरा फर्स्ट कॉलम है। ठीक है, तो फर्स्ट वैल्यू इज रिप्रेजेंटिंग कौन से रो पे खड़े हैं, सेकेंड वैल्यू इज रिप्रेजेंटिंग कौन से कॉलम पे खड़े हैं। ठीक है, कॉमा नहीं लगाया है मैंने, राउंड ब्रेसेस नहीं लगाया, बट आई होप अंडरस्टूड है। 2 नंबर्स ऐसे आगे पीछे लिखे हैं तो इसका ये मतलब है। ठीक है, मैट्रिक्स के अंदर तो ट्रांसपोज बना लिया यार हमने, ये ट्रांसपोज है। अब हम एक लूप लगा रहे हैं I इज इक्वल टू 0 से, जो कि चलेगा I लेस देन, यहाँ पे 2 है, R की वैल्यू 2 थी और C की 3 थी। ठीक है, ये लूप चलेगा 0 1 2 3 वैल्यूज के लिए। तो I इज इक्वल टू 0 से शुरू करते हैं। I इज इक्वल टू 0 के लिए J इज इक्वल टू 0 है, और J भी यार अल्टीमेटली लेस देन R होना चाहिए, R इज 2। ठीक है, तो अभी I 0 है, J 0 है, हम इस वाली लाइन पे आए, ट्रांसपोज ऑफ 0 इज इक्वल टू मैट्रिक्स ऑफ 0 0। तो यार यहाँ पे तो वैल्यू जो थी वही आ जाएगी, 1 था 1 ही यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, अब J की वैल्यू चेंज होके 1 हो जाती है, J की वैल्यू 1 हो गई तो ट्रांसपोज ऑफ 0 1 में आप डाल रहे होंगे मैट्रिक्स ऑफ 1 0। करेक्ट, ये I है, ये J है और ये J है, ये I है। ठीक है,
सो 0 1, व्हाट इज 0 1? 0 1 इज दिस प्लेस, 0 1 में आप डाल रहे हैं 1 0, ठीक है। तो अब यहाँ पर ये वाली वैल्यू डाल देंगे, तो यहाँ पर आ जाएगा यार सिंपली 4, ठीक है। उसके बाद j की वैल्यू चेंज होकर 2 हो जाएगी, पर 2 लेस देन 2 पे कंडीशन ब्रेक हो गई, तो अब ये j वाला लूप इसके आगे नहीं चलेगा। j के लूप से बाहर आएंगे तो i के लूप में इंक्रीमेंट होगी, ठीक है। i 1 हो जाएगा, i 1 हो गया तो अब j इज इक्वल टू 0 से फिर से शुरू होगा, j अगेन लेस देन 2 तक चलेगा। सो नाउ i इज 1 एंड j इज 0, ओके। हम इस लाइन पे क्या आप करेंगे कि भाई ट्रांसपोज ऑफ i j, i 1 है j 0 है, इज इक्वल टू मैट्रिक्स ऑफ j i, j 0 है और i 1 है, तो 1 0 पे हम 0 1 पे जो पड़ा हुआ था वो डाल देंगे, तो यहाँ हम डाल देंगे 2। उसके बाद j की वैल्यू यार 1 हो जाएगी। अब j की वैल्यू 1 हो गई तो क्या होगा, देखिए यहाँ तो 1 आ जाएगा और यहाँ 1 आ जाएगा, तो ट्रांसपोज ऑफ 1 1 में मैट्रिक्स ऑफ 1 1 रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पर मैट्रिक्स ऑफ 1 1 ही आने वाला है। नेक्स्ट j की वैल्यू 2 हो जाएगी, लूप ब्रेक हो जाएगा, तो हम इस लूप से बाहर आ जाएंगे। उसके बाद i की वैल्यू 2 हो जाएगी, j का नेक्स्ट आइट्रेशन i के अंदर i इज इक्वल टू 2 के लिए j का लूप शुरू होगा, j इज इक्वल टू 0, j लेस देन 2 तक। अब i की वैल्यू यार 2 है और j की वैल्यू क्या है 0, तो ट्रांसपोज ऑफ 2 0 में हम मैट्रिक्स ऑफ 0 2 डाल देंगे, राइट। सो 2 0 में हम 0 2 डाल देंगे, 0 2 ये है, ठीक है। तो यहाँ पर आ जाएगा 3, ठीक। अब j की वैल्यू क्या हो जाएगी इसके बाद, j की वैल्यू 1 हो जाएगी, 1 लेस देन 2 है, तो यहाँ 1 हो जाएगा और यहाँ 1 हो जाएगा, तो 2 1 में इस बार 1 2 डाल देंगे, 2 1 में 1 2 विच इज 6, ठीक है। j की वैल्यू 2 हो गई, j की वैल्यू 2 होने पर ये वाला जो लूप है ये ब्रेकआउट हो जाएगा और i की वैल्यू 3 हो जाएगी। i की वैल्यू 3 पर कंडीशन ब्रेक हो जाएगी, i के लूप से भी बाहर आ जाएंगे और ट्रांसपोज को रिटर्न कर देंगे। तो हमारा आंसर देखिए बिल्कुल सही बना बैठा हुआ है। 1 2 3 रो जो थी वो कॉलम में कन्वर्ट हो गई, 4 5 6 यहाँ आ गया, ठीक है। सो यार दैट वाज द ट्रांसपोज क्वेश्चन यूजिंग एन एक्स्ट्रा एरे। अब आपसे ना कभी पूछा भी जा सकता है कि यार एक्स्ट्रा एरे हमको यूज़ नहीं करना है, जो हमने ये देखिए ये जो हमने आंसर एरे यूज़ किया ना लाइन 14 पे, ये हमें नहीं यूज़ करना, हमें इन प्लेस कन्वर्जन करनी है। इन प्लेस का मतलब आप अभी तक समझ ही गए होंगे, इन प्लेस का मतलब होता है सेम एरे के अंदर चेंजेस करके आंसर निकालो, नया एरे मत बनाओ, ठीक है। तो हम क्या चाहते हैं इस बार, हम एक ऐसा मेथड लिखना चाहते हैं जिसमें हम ट्रांसपोज कर रहे हैं इन प्लेस, ठीक है। इसको भी हम दे देते हैं मैट्रिक्स और नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स। पर इसमें क्या है, ये कुछ भी रिटर्न नहीं करना चाहिए, इसलिए इसका रिटर्न टाइप हमने वॉइड रखा है, ये इसी मैट्रिक्स को चेंज कर दे, ठीक है। तो इसेंशियली अगर हम यहाँ पर इसको कर दें कॉमेंट आउट, ठीक है, और ट्रांसपोज इन प्लेस मैट्रिक्स पे कॉल कर दें, तो खुद मैट्रिक्स ट्रांसपोज में कन्वर्ट हो गया होगा, ऐसा हम चाह रहे हैं, ठीक है। उसके बाद हम प्रिंट मैट्रिक्स को कॉल करेंगे और इस बार हमें खुद मैट्रिक्स ही प्रिंट करना है दोबारा से, ठीक है। सो आइए समझते हैं कि इसको इन प्लेस कैसे कर सकते हैं। सो यार ये जो हमारा एक्स्ट्रा एरे यूज करने वाला सोल्यूशन है, इसको एक बार दोबारा से देखते हैं। देखिए हमने इसमें क्या किया है, हमने इसमें इसेंशियली आई जे के अंदर जी आई की वैल्यू डाली है। देखिए अगर 2 यहाँ लिखा हुआ था और 4 यहाँ लिखा हुआ था, तो इन दोनों की वैल्यूज को हमने स्वैप कर दिया है, 2 की जगह 4 आ गया है और 4 की जगह 2 आ गया है। यहाँ 3 लिखा हुआ था और यहाँ 7 लिखा हुआ था, आंसर एरे में 7 की जगह 3 आ गया और 3 की जगह 7 आ गया। तो हमें एक एक्स्ट्रा एरे की ज़रूरत है भी क्या? ये काम तो हम सेम एरे के अंदर स्वैप करके कर सकते हैं ना। आप कुछ मत कीजिए, 2 को 4 से स्वैप कर दीजिए। आप 2 को 4 से स्वैप करेंगे, यहाँ 4 आ जाएगा, यहाँ 2 आ जाएगा। 3 को 7 से स्वैप कर दीजिए, तो यहाँ 7 आ जाएगा और यहाँ 3 आ जाएगा। तो हमें एक्स्ट्रा एरे की तो ज़रूरत ही नहीं है।
हम जैसे अभी तक ट्रैवर्स करते आ रहे हैं नेस्टेड लूप में वैसे ही करेंगे और स्वैप कर देंगे किन दो वैल्यूज़ को, ओरिजिनल एरे के अंदर ही आई जे और जे आई को। ठीक है, तो यार इस चीज़ को एक बार लिख कर देखते हैं और देखते हैं कि हमारा आंसर बना या नहीं बना। ठीक है, तो यार ये मेथड है और हमें i इज इक्वल टू 0, पुराने वाला लूप लिख रही हूँ मैं, बिल्कुल कोई चेंज नहीं। फॉर एंड j इज इक्वल टू 0, j लेस देन r, j प्लस प्लस। और यहाँ पर क्या करना है मुझे, स्वैप करना है मैट्रिक्स आई जे और मैट्रिक्स जे आई की वैल्यूज को। ठीक है, स्वैप हमने सीख रखा है, टेम्परेरी वाले मेथड से भी सीखा है, टेम्प वेरिएबल से भी, और एडिशन सब्ट्रैक्शन से भी सीखा है ना। तो टेम्प वाले मेथड को यूज करके इन दोनों वैल्यूज को हम स्वैप कर देते हैं। मैट्रिक्स ऑफ आई जे और मैट्रिक्स ऑफ आई जे इज इक्वल टू मैट्रिक्स ऑफ जे आई। मैट्रिक्स ऑफ जे आई मैट्रिक्स ऑफ जे आई इज इक्वल टू टेम्प। अगर यार आपको ये वाली चीज़ समझ नहीं आई है, दो नंबर्स कैसे स्वैप हुए हैं, तो आप आई गेस लास्ट टू लास्ट लेक्चर देखिए, किसी एक एरेज की प्रॉब्लम सॉल्विंग में हमने एरेज के अंदर स्वैप, दो नंबर्स को स्वैप, एक एरे को रिवर्स, जिसमें हमने ये सारे क्वेश्चंस किए थे, उसके अंदर ये पार्ट है। ठीक है, ठीक है यार, तो जो हमने डिस्कस किया कि भाई इसेंशियली स्वैप्स ही हो रहे हैं, तो हम नया एरे क्यों बनाएं, सेम ही के अंदर स्वैप कर देते हैं, ट्रांसपोज हो जाएगा। ये हमारी थ्योरी थी। अब इसको रन करके देखते हैं और देखते हैं कि ट्रांसपोज हुआ भी या नहीं। ठीक, सो नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम्स, लेट्स से 3 and 3 एंटर की, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक, इनपुट मैट्रिक्स ये है, पर ये ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स तो यार सेम ही आ गया, चेंज ही नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ यार चेंज, स्वैप तो हम कर रहे हैं, चेंज हो जाना चाहिए था। अच्छा चलो समझते हैं कि क्यों नहीं हुआ चेंज और कैसे हम इसको सही करेंगे। बस एक वर्ड, एक लिटरली एक कैरेक्टर बदल के हम इस कोड को ठीक कर सकते हैं। पर पहले देखते हैं कि गलत क्यों आया और कैसे इसको सही किया जाएगा। तो यार जो हमने किया है ना, हम पहले उसी को ऑब्जर्व करते हैं कि हमने क्या किया है और फिर समझते हैं कि गलती क्यों आई, गलती हुई क्यों और क्या गलती हुई है। देखिए इसेंशियली हम क्या कर रहे हैं, हम आई का लूप चला रहे हैं 0 से। अगर मैं इस वाले एरे की बात कर लूँ तो इसके अंदर 3 रोज हैं और 3 कॉलम्स हैं। तो 0 से 3 में आई का लूप चला रही हूँ और हर एक रो पे जाके मैं आई जे को जे आई से स्वैप कर दे रही हूँ। और उसके अंदर ऑब्वियसली एक जे का लूप भी है, एक जे का लूप है, और जो जे का लूप है वो भी 0 से 3 तक ही चल रहा है। और हम क्या कर रहे हैं, ए आई जे को ए जे आई से हम स्वैप कर रहे हैं। ठीक है, ये हमने किया है। अब देखते हैं कि इसमें क्या गड़बड़ हुई, क्यों गलत आ रहा है आंसर। देखिए आई इज इक्वल टू जब 0 था तब आप यहाँ पर होंगे, 0 0 को आप 0 0 से ही स्वैप करेंगे। देखिए ये रिप्रेजेंट कर रहा है आई इक्वल टू 0 और यहाँ पर जहाँ भी हम खड़े हैं ये वाला नंबर रिप्रेजेंट कर रहा है जे। इसेंशियली दीज ऑल आर जे, दीज ऑल आर आई। मैंने यहाँ पर भी लिख दिए हैं अंडरस्टैंडिंग के लिए। ठीक है, तो हम 0 0 को 0 0 से ही स्वैप करेंगे तो 1 का तो 1 ही रहेगा, कोई टेंशन नहीं है। पर अगर इस 0 1 को हम 1 0 से स्वैप कर देंगे, ठीक है, आई की वैल्यू 0 के लिए जे की वैल्यू 1, तो हम 0 1 को 1 0 से स्वैप कर रहे हैं। तो देखते हैं क्या होता है। देखो यार 0 1 ये है और 1 0 ये है, तो यार 2 की जगह 5 आ जाएगा और 5 की जगह 2 हो जाएगा। बढ़िया, ये होना चाहिए था, पता नहीं क्यों नहीं हुआ। पहले एक बार देखते हैं पूरा, फिर समझ आ जाएगा क्यों नहीं हुआ। अब 0 2 पर आए, 3 पर आए, 0 2 पे 0 2 स्वैप होना चाहिए 2 0 से, तो ये 3 और 9 जो है ये स्वैप हो जाएंगे। यहाँ यार 9 आएगा और यहाँ 3 आएगा। उसके बाद 0 3 पर आएंगे, 0 3 स्वैप होगा 3 0 से, इनको स्वैप कर देते हैं। यहाँ पर 13 आ जाएगा यार, यहाँ पर 4 आ जाएगा। ठीक है, तो आई का लूप जब पूरा हो जाएगा, या आई इक्वल टू 0 के लिए जे की सारी वैल्यूज चल गई, फिर आई की वैल्यू 1 से शुरू होगी। ठीक है, आई की वैल्यू बेसिकली 1 हो जाएगी और जे की वैल्यू फिर दोबारा से सारी चलेंगी। ठीक, सो इसेंशियली आई इज इक्वल टू 0 पूरा हो चुका है, हम आई इज इक्वल टू 1 पे आ गए हैं और उसके लिए जे इज इक्वल टू 0 to 3 चलने वाला है। ठीक है, अब देखिए आई इज इक्वल टू 1, जे इज इक्वल टू 0 पे हम 1 0 और 0 1 को स्वैप करेंगे। देखिए यही तो लिखा है हमने,
1 0 और 0 1 को हम स्वैप करेंगे। अब 1 0 पे देखिए क्या है और 0 1 पे क्या है। हम स्वैप करके पता है क्या कर रहे हैं, हम बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं स्वैप करके, पर हमने कोड में तो ऐसा लिखा है तो करेंगे। यहाँ 2 आ जाएगा और यहाँ 5 आ जाएगा। अब जब आपने ये स्वैप किया ना यार, तो आपने ओरिजिनल वैल्यूज ही यहाँ पर डाल दी। आपने पहले 5 और 2 को स्वैप किया, उसके बाद आपने 5 और 2 को दोबारा से स्वैप कर दिया। बेसिकली जब i इज इक्वल टू 1, जब i इज इक्वल टू 0 और j इज इक्वल टू 1 था, तब हमने स्वैप किया था 0 1 वाली वैल्यू को 1 0 वाली वैल्यू से। उसके बाद जब कभी i 1 हुआ और j 0 हुआ, तब हमने दोबारा से स्वैप कर दिया सेम दो वैल्यूज को। ठीक है, अब समझ पा रहे हैं ना यहाँ क्यों हो रहा है, ये क्यों गड़बड़ हो रही है। यहाँ पे हम 2 बार स्वैप कर रहे हैं सेम वैल्यूज को। मान लीजिए a में 2 था, b में 3 था, तो हमने एक बार अगर इनको स्वैप करा तो a में 3 और b में 2 आ गया। अब अगर हम इन दोनों को दोबारा से स्वैप कर देंगे तो यार इसमें फिर से 2 और इसमें 3 नहीं आ जाएगा क्या। तो यार यही चीज़ हुई हमारे साथ, यही धोखा हमारे साथ हुआ है कि हमने इसको 2 बार स्वैप कर दिया है। ठीक है, फिर भी आगे और देखते हैं कि और क्या क्या गलतियां हुई हैं। अब हम 1 1 पे आए, 1 1 को तो 1 1 से ही स्वैप करना है, तो 6 ही रहेगा, वो ठीक है। और जो हमने गलतियां करी है ना, एक काम करते हैं उनको ना क्रॉस करते जाते हैं। हमने यहाँ पर एक स्वैप किया जो हमें नहीं करना चाहिए था, क्योंकि अगर हम ये वाला स्वैप नहीं करते तो यहाँ पर 5 ही रह जाता और यहाँ पर 2 ही रह जाता। ठीक है, एक ही बार स्वैप करते इसेंशियली, अगर हम ये वाला स्वैप नहीं कर रहे होते, ग्रीन क्रॉस वाला। ठीक है, 7 पे आते हैं। 7 पे हम 1 2 और 2 1 को स्वैप कर रहे हैं, तो यहाँ पर 10 हो जाएगा और यहाँ पर 7 हो जाएगा, ये भी ठीक है। उसके बाद हम 1 3 पे आते हैं। 1 3 और 3 1 को स्वैप करना है, तो 8 और 14 आपस में स्वैप हो जाएंगे, यहाँ 14 और यहाँ 8। बढ़िया, अब i की वैल्यू 2 हो जाती है। i की वैल्यू 2 होते ही फिर हम एक गलती करने वाले हैं। अब हम 3 को बेसिकली 2 0 को 0 2 से स्वैप करने वाले हैं। तो जहाँ अच्छा भला 3 पड़ा हुआ था, जो 3 होना चाहिए था यहाँ पे, उसको हटा के हम फिर से 9 डाल रहे हैं और यहाँ 3 डाल रहे हैं जहाँ 9 होना चाहिए था। ठीक है, तो एक और गलती हमने यहाँ कमिट कर दी, ये भी नहीं होना चाहिए था। ठीक है, उसके बाद हम 1 2 को 2 1 को 1 2 से स्वैप करेंगे। एक और गलती, हमने अच्छे भले 7 को 10 कर दिया और 10 को 7 कर दिया। ठीक है, तो हमें ये वाला स्वैप भी नहीं करना चाहिए था। ठीक, उसके बाद हम 2 2 पर आए। 2 2 तो 2 2 से स्वैप होगा तो सेम ही रहेगा, यहाँ 11 ही रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है अगर हम ये वाला स्वैप कर भी दें तो, क्योंकि 11 को अगर 2 2 को बेसिकली आप 2 2 पे ही स्वैप करेंगे तो 11 पे 11 ही रहेगा। ठीक, अब 2 3 पर आए। 2 3 की जगह आ जाएगा यार 3 2 वाला एलिमेंट, और 3 2 वाले एलिमेंट पे 2 3 वाला एलिमेंट, तो ये वाली चीज़ और ये वाली चीज़ स्वैप हो जाएगी। 12 और 15 स्वैप हो गया, यहाँ 15 आ गया, यहाँ 12 आ गया। ठीक है, अब i की वैल्यू 3 होगी तो यहाँ आएंगे। अब एक और गलत काम कर रहे हैं यहाँ पर, 3 0 को 0 3 से स्वैप करके। ठीक है, यहाँ पे हमने 13 कर दिया और यहाँ पे 4 कर दिया, ये भी हमें नहीं करना चाहिए था। सिमिलरली हम इस 3 1 को और 1 3 को स्वैप कर रहे हैं, यहाँ पे हम 14 लिख दे रहे हैं और यहाँ पे हम 8 लिख दे रहे हैं, जो अगेन हमें नहीं करना चाहिए था। ठीक, 3 2 और 2 3 को दोबारा से स्वैप कर रहे हैं, 3 2 और 2 3 को, जिसको हम ऑलरेडी एक बार स्वैप कर चुके थे पर हम फिर भी दोबारा कर रहे हैं, तो बेसिकली ये हम गलत कर रहे हैं। तो यहाँ पर 12 लिख दिया फिर से और यहाँ 15, तो ये स्वैप भी हमें नहीं करना चाहिए था। उसके बाद 3 3 को 3 3 से कर रहे हैं, जिसको करने में कोई दिक्कत नहीं है, बढ़िया है। अब यार एक चीज़ नोटिस कीजिए, ये वाले स्वैप्स ना ओके थे, ये वाले स्वैप्स नहीं करने थे हमें, और ये जो है, ये जो डायगोनल है, इसमें तो कोई फ़र्क पड़ा ही नहीं। तो यार हमें क्या पता चला यहाँ से कि हमें बार बार स्वैप्स नहीं करने हैं, हमें सिर्फ ये जो ऊपर वाला ट्राइंगल है, सिर्फ इसी के एलिमेंट्स को नीचे वाले ट्राइंगल के एलिमेंट्स से स्वैप करना है। ठीक है, तो बेसिकली जो हम ये j का लूप 0 से चला रहे हैं ना यार, हर बार j इज इक्वल टू 0 to 3, हमें हर बार ये j इक्वल टू 0 से चलाने की ज़रूरत नहीं है। कहाँ से चलाएं बताओ फिर यार, j इज इक्वल टू i से चलाते हैं। क्यों? क्योंकि डायगोनल एलिमेंट से आगे कोई भी स्वैप गलत नहीं है।
आप बेसिकली ये सारे स्वैप्स कीजिए, उसके बाद आप यहाँ से स्वैप करने शुरू कीजिए, ये वाला स्वैप आप मत कीजिए। अगर आप जे की वैल्यू को आई से चलाएंगे, इस केस में आई 1 होगा ना, अगर आप यहाँ से चलाएंगे, इसको करेंगे, इसको करेंगे, इसको करेंगे, ये ठीक है, फिर आई की वैल्यू हो जाएगी 2। स्वैप्स कहाँ से शुरू होंगे, जे इज इक्वल टू 2 से। दूसरा वाला लूप 0 से नहीं 2 से शुरू करते हैं, यहाँ से शुरू करते हैं। तो यहाँ से शुरू किया तो ये इसके साथ आपस में अपने आप ही स्वैप होगा, कुछ चेंज नहीं होगा। ये वाला स्वैप होना चाहिए था, ये हो जाएगा। आई इज इक्वल टू 3 हुआ तो स्वैप्स यहाँ से शुरू कीजिए, ठीक है। सो इसेंशियली डायगोनल एलिमेंट के आगे से हमने स्वैप्स करने हैं, ठीक है। और हमारा जो अभी हमने आंसर देखा वो यार जो हमने दिया था इनपुट, वही हमारा ट्रांसपोज आ गया। ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि हमने जब सारे स्वैप्स कर दिए और सारे स्वैप्स हमने 2-2 बार कर दिए, तो ओरिजिनल आंसर ही बन गया ना, जो आंसर बना वो इनपुट ही बन गया, ठीक है। तो यार जैसा मैंने कहा था, सिर्फ एक लाइन बदल के हम इसको ठीक कर देंगे। ये हमें 0 से नहीं करना, आई से करना है। अब इसको रन करते हैं। नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम्स 3 देते हैं, 9 वैल्यूज ये दे देते हैं, ठीक है। तो देखिए अब हमारा ट्रांसपोज सही हो रहा है। 1 2 3 रो हैज बीन कन्वर्टेड टू 1 2 3 कॉलम। सिमिलरली फॉर 4 5 6 रो दैट हैज बीन कन्वर्टेड टू 4 5 6 कॉलम, ठीक है। तो यार आई होप कि ये ट्रांसपोज इन प्लेस आपको समझ आ गया होगा। बस एक और इम्पॉर्टेंट बात ये है यार, इस मेथड से ना आप सिर्फ स्क्वायर मैट्रिसेस का ट्रांसपोज निकाल सकते हैं, नॉन स्क्वायर मैट्रिसेस का नहीं निकाल सकते। उसका क्या रीज़न है, क्योंकि यार हम ना हर जगह ऐसा कुछ लिख रहे हैं कि आई जे को जे आई से स्वैप कर दो, ठीक है। पर एक नॉन स्क्वायर मैट्रिक्स में, फॉर एग्जांपल ये मैट्रिक्स ना इतना बड़ा होता, तो आप ना 3 0 को 0 3 से स्वैप कर रहे होते, है ना। समझो 3 0 को 0 3 से स्वैप कर रहे होते, पर 3 0 तो है, मान लो सिर्फ इतना मैट्रिक्स है, ये वाला पार्ट नहीं है मैट्रिक्स में, इसको भूल जाओ, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है, ठीक है। अगर मेरे पास सिर्फ इतना मैट्रिक्स है और मैं ये लाइन लिख दूँ ना, स्वैप 3 0 विद 0 3, तो 0 3 तो है ही नहीं, ठीक है। तो ये चीज़ गलत हो जाएगी रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स में, नॉन स्क्वायर मैट्रिक्स में। तो ये लॉजिक सिर्फ और सिर्फ स्क्वायर मैट्रिक्स में कि भाई डायगोनल एलिमेंट के आगे वाले एलिमेंट्स को सिर्फ स्वैप करो, अपर ट्राइंगल को बेसिकली लोअर ट्राइंगल से स्वैप कर दो, ठीक। मिरर इमेज काइंड ऑफ हो गया ये। सो यार दैट वाज द ट्रांसपोज क्वेश्चन यूजिंग एन एक्स्ट्रा एरे एज वेल एज इन प्लेस, ठीक है। इसका एक क्विक ड्राई रन भी देख लेते हैं, अगर कोई डाउट रह गया होगा तो क्लियर हो जाएगा। छोटा सा ड्राई रन लेंगे, फटाफट खत्म कर 1 2 3 4, बस इतना सा लेते हैं। और अपनी सहूलियत के लिए यहाँ पर इंडाइसेस भी लिख लेते हैं। अब यार ये आर और सी जो हैं इन प्लेस वाले में हमेशा सेम होंगे, ठीक है, क्योंकि स्क्वायर मैट्रिक्स ही होगा ये हमेशा। तो ये 2 2 हैं दोनों। आई की वैल्यू 0 से शुरू हो रही है और 2 तक जा रही है, तो बेसिकली आई 0 और 1 रहेगा, सिर्फ जे 0 और 1 होगा, 2 तक नहीं पहुँचेगा। अभी शुरुआत में आई इज इक्वल टू 0 है, उसके लिए जे इज इक्वल टू 0 होगा, तो 0 0 वाली चीज़ें जो हैं स्वैप हो जाएंगी। बेसिकली इस वाले कोड से क्या हो रहा है, स्वैप हो रहा है। तो हम स्वैप को नहीं ड्राई रन करते हैं, क्योंकि हम स्वैप का ड्राई रन कर चुके हैं, हम बस 0 0 को स्वैप करके देख लेते हैं, ठीक है। तो यार यहाँ पर 1 की जगह 1 ही आ जाएगा, 0 0 है, और क्योंकि एक ही नंबर से बेसिकली सेम ही चीज़ को स्वैप कर रहे हैं। उसके बाद यार जे की वैल्यू 1 होगी, तो हम 0 1 को 1 0 से स्वैप करेंगे, उससे 3 यहाँ आ जाएगा और 2 यहाँ आ जाएगा, ठीक है। जे की वैल्यू 2 होने के बाद जे का लूप ब्रेक हो जाएगा और आई की वैल्यू यार 1 हो जाएगी। एक सेकेंड, ये जो जे इज इक्वल टू 0 1 लिखा था ना मैंने, ये जे इज इक्वल टू 0 1 हर केस में नहीं होगा, क्योंकि इस बार जे जो है आई से शुरू हो रहा है। तो जे कहाँ से शुरू होगा, जे यार खुद 1 से ही शुरू होगा, जे 0 से शुरू नहीं होगा। अगर जे 0 से शुरू होता ना तो हम ये वाली गलती कर देते, हम 0 1 1 0 को फिर से 0 1 से स्वैप कर देते, लेकिन इस बार जे शुरू हो रहा है 1 से, तो हम यहाँ से स्वैप शुरू कर रहे हैं। बेसिकली आप 4 को खुद 4 से ही स्वैप कर दे रहे हैं। मैंने काफ़ी छोटा सा एग्जांपल लिया है, अगर आपको लॉजिक में डाउट लग रहा है, जो होना नहीं चाहिए, मुझे लगता है जो हमने यहाँ पर इतना बड़ा एक्सप्लेनेशन देखा वो ड्राई रन का रिप्लेसमेंट ही है काइंड ऑफ, ठीक है। तो आप खुद से भी करके इसको एक बार देख सकते हैं। बाकी आई होप कि समझ आ गया होगा। सो इन द नेक्स्ट क्वेश्चन
वी हैव टू रोटेट अ गिवन स्क्वायर मैट्रिक्स। ठीक है, आपको एक स्क्वायर मैट्रिक्स दिया हुआ है और आपको उसको 90 डिग्रीज क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करना है विदाउट यूजिंग एनी एक्स्ट्रा स्पेस। ठीक है, इसका मतलब समझते हैं कि रोटेट करने का 90 डिग्री क्लॉकवाइज क्या मतलब है। क्लॉकवाइज का मतलब तो होता है यार ऐसे इस डायरेक्शन में रोटेट करना, ये क्लॉकवाइज होता है और हमें 90 डिग्री से रोटेट करना है। बेसिकली ये इनपुट है तो ये आउटपुट आएगा। अब इससे ये कैसे रोटेट करके बना एक बार समझते हैं। सो लेट्स से आपको ये इनपुट गिवन है और आपको इसे रोटेट करना है 90 डिग्री क्लॉकवाइज। ठीक है, तो ये हमारा ओरिजिनल एरे है, इसको मैं पेस्ट कर लेती हूँ यहाँ पर, कॉपी पेस्ट कर लेती हूँ और अब मैं इसको ना 90 डिग्री से रोटेट करूँगी, ध्यान से देखना। अब ये ओरिजिनल है, अब मैं इसको रोटेट कर रही हूँ ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन में और बस इतना 90 डिग्री से करना था इसलिए यहाँ रुक गई। ठीक है, ध्यान से देखो, ये ओरिजिनल था, इसको मैंने ऐसे करके ऐसे कर दिया एक बार सिर्फ 90 डिग्री क्लॉकवाइज। ठीक है, तो यार ये जो है मेरा रिजल्टेंट एरे बन गया इसेंशियली। अब इस एरे को अगर मैं ध्यान से देखूँ, देखिए जो टेढ़े नंबर हो गए ना इनको आप सीधा करके लिख सकते हैं। 13951 है ना यहाँ पर, आप इसको अपने आप से सीधा करके लिख लीजिए 13951 या टेढ़ा पढ़ लीजिए कि ये 141062 लिखा है। ठीक है, तो अब एक चीज़ आप नोटिस कीजिए, ये जो आपने रोटेशन करी इसके बाद आपकी ये जो पहली रो थी ये इस रोटेटेड एरे की लास्ट कॉलम बन गया। ठीक है, जो सेकेंड रो थी वो सेकेंड लास्ट कॉलम बन गया, 5 6 7 8 यहाँ था ना, उठ के यहाँ ऐसे आ गया। थर्ड रो थर्ड लास्ट कॉलम बन गया। ठीक है, तो बेसिकली रो तो कॉलम में कन्वर्ट हुई है लेकिन पहली रो आखिरी कॉलम में कन्वर्ट हुई है। अभी आपको ट्रांसपोज याद है, ट्रांसपोज में भी रो कॉलम में कन्वर्ट हो रही थी पर पैटर्न अलग था। ठीक है, अगर मैं इसका ट्रांसपोज लिखूं, मान लीजिए ये एरे है ए, ये मैट्रिक्स का नाम ए है और ये ए आर है। ठीक है, ए आर इज रिप्रेजेंटिंग रोटेटेड। अगर मैं ए टी लिखूं विच रिप्रेजेंट्स ट्रांसपोज्ड एरे, तो इसका ट्रांसपोज यार क्या बनेगा, देखिए ट्रांसपोज कुछ इस तरह से दिख रहा होगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, बेसिकली सारी रोज को कोरोस्पॉन्डिंग कॉलम्स में कन्वर्ट कर दिया। ठीक है, इस तरह से ट्रांसपोज दिखता है। अब यार जरा इन दोनों एरेज को ध्यान से देखिए, ये और ये देखिए, जो ये ट्रांसपोज्ड हमारा आंसर आया इसके अंदर अगर हम सारी रोज को रिवर्स कर दें, देखो यहाँ पे 1 5 9 13 लिखा है, 1 5 9 13 यहाँ भी लिखा है लेकिन उल्टा। ठीक है, इसेंशियली मैं क्या कह रही हूँ कि अगर हम इस ट्रांसपोज्ड एरे के अंदर सारी रोज को रिवर्स कर दें, 1 5 9 13 का 13 9 5 1 कर दें, 2 6 10 14 का 14 10 6 2 कर दें, ऐसे ही 4 8 12 16 का 16 12 8 4 कर दें, तो हमारे पास रोटेटेड एरे आ जाएगा। ठीक है, तो बेसिकली क्वेश्चन बहुत सिंपल हो गया। अब ट्रांसपोज हमें निकालना आता है, एक पर्टिकुलर एरे को रिवर्स कैसे करते हैं ये भी हमें आता है, तो हम इस क्वेश्चन को 2 स्टेप्स में सिंपली सॉल्व कर सकते हैं। इनपुट एरे का यार ट्रांसपोज निकाल दो, जो ट्रांसपोज आया उसके अंदर हर एक रो को जाके रिवर्स कर दो। एक रो खुद में क्या है, एक रो खुद में एक 1D एरे है ना, और 1D एरे को रिवर्स करना हमें आता है। ठीक है, वो हम पहले लेक्चर्स में कर चुके हैं, तो यार इसीलिए पुराने लेक्चर्स देखकर यहाँ आइए अगर पहले आपने नहीं देखे हैं तो। ठीक है, सो यार कोड में देखते हैं। देखिए मेरे पास ये क्लास है रोटेट मैट्रिक्स, जिसमें मैंने एक मेन मेथड बनाया है और मैंने यूज़र से इनपुट लिया है मैट्रिक्स का कि भाई नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम्स दे दो। उसके बाद मैंने मैट्रिक्स के एलिमेंट्स इनपुट लिए हैं, इनपुट मैट्रिक्स को प्रिंट कर दिया है और फिर मैंने रोटेट नाम के मेथड को कॉल किया है। उसके बाद मैंने रोटेटेड एरे को यहाँ पर प्रिंट कर दिया है। ठीक है, रोटेट वाला जो मेथड है वो एक वॉइड रिटर्न टाइप वाला मेथड है, क्योंकि इट इज़ नॉट रिटर्निंग एनीथिंग, ये इन प्लेस इसी मैट्रिक्स के अंदर चीज़ें चेंज करेगा। ठीक है, अब यहाँ पर एक चीज़ है यार समझने वाली, यहाँ पर एक चीज़ है कि क्वेश्चन में ना ये गिवन था कि हमें एक स्क्वायर मैट्रिक्स गिवन होगा, तो भले ही मैंने यहाँ पर नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम्स लिख दिए हैं बट दीज विल ऑलवेज बी इक्वल, आर विल ऑलवेज बी इक्वल इन दिस क्वेश्चन, ये गिवन है हमें क्वेश्चन में।
हमें स्क्वायर मैट्रिक्स को रोटेट करना है, ठीक है। तो ये जो रोटेट मेथड है ये सिर्फ एक ही पैरामीटर ले रहा है, मतलब मैट्रिक्स तो ले ही रहा है, मैट्रिक्स तो ले ही रहा है, उसके अलावा नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स ये अलग अलग नहीं मांग रहा, क्योंकि नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स सेम ही है। तो ये दोनों चीज़ें यहीं इसी में कंसिडर हो रही हैं, ठीक है। 4/4 का है तो n की वैल्यू 4 होगी, 5/5 का है तो n की वैल्यू 5 होगी, ठीक है। तो यहाँ से जो कॉल हुई है वो रोटेट मैट्रिक्स कॉमा आर हुई है। उसके अलावा मैंने एक ट्रांसपोज इन प्लेस वाला मेथड, ये हमने लास्ट क्वेश्चन में ही लिखा है, बस ये यहाँ पर मैंने कॉपी पेस्ट कर दिया। लास्ट क्वेश्चन में हमने बिल्कुल ये वही कोड है जो लास्ट क्वेश्चन में लिखा है। और प्रिंट मैट्रिक्स ये हमारा हेल्पर मेथड है प्रिंट करने के लिए, ठीक है। तो रोटेट करने के लिए पहला स्टेप क्या है, पहला है यार ट्रांसपोज कर दो और उसके बाद रिवर्स ईच रो ऑफ ट्रांसपोज्ड एरे, है ना। यही दो स्टेप्स देखे हमने, या ट्रांसपोज्ड मैट्रिक्स। अब इन प्लेस ट्रांसपोज करने के मेथड को हम डायरेक्टली कॉल कर देते हैं मैट्रिक्स। ये आर और सी मांग रहा है तो इसको एन और एन यहाँ से पास कर देते हैं, ठीक है, क्योंकि ये एक स्क्वायर मैट्रिक्स है। स्क्वायर मैट्रिक्स में आर भी एन ही होगा और सी भी एन ही होगा, ठीक है। सो इससे क्या होगा, ये करंट मैट्रिक्स जो हमने पास किया वो ट्रांसपोज होकर आ जाएगा। तो इस मैट्रिक्स में अब ओरिजिनल मैट्रिक्स नहीं है, इस लाइन पर पहुंचने के बाद हमारे पास ट्रांसपोज्ड मैट्रिक्स है। अब हमें क्या करना है, हर एक रो को यार रिवर्स करना है, ठीक है। तो हर एक रो पर यार हम ट्रैवल करेंगे। फॉर इंट i इज इक्वल टू 0, i लेस देन n, हमारे पास क्योंकि n रोज है, i प्लस प्लस। और अब मुझे क्या करना है, हर एक रो को रिवर्स करना है। तो उसके लिए हम एक मेथड लिख लेते हैं, आप यहाँ पर भी लिख सकते थे या फिर आप एक मेथड बना लीजिए। रिवर्स एरे हमने ऑलरेडी लास्ट लेक्चर्स में देखा है कि हम एक एरे को कैसे रिवर्स कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम अभी वाला एरे जो है पास कर देते हैं, मैट्रिक्स ऑफ आई। देखिए ये एक 1D एरे मांग रहा होगा। अगर मैं यहाँ पर आपको डेफिनेशन दिखाऊं, जो हम रिवर्स एरे मेथड लिखने वाले हैं वो एक 1D एरे मांग रहा होगा, ठीक है। हम एक 1D एरे को रिवर्स करने वाले हैं। और मैट्रिक्स ऑफ आई क्या है यार, मैट्रिक्स ऑफ आई खुद में एक 1D एरे ही तो है। देखिए समझिए इस बात को, अगर आपको एक 1D एरे इस तरह से, एक 2D एरे इस तरह से गिवन है ना, ये अगर इसका नाम मैट्रिक्स है, तो जब आई की वैल्यू 0 होती है तो मैट्रिक्स ऑफ जीरो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ये पूरी की पूरी रो। और ये पूरी की पूरी रो क्या है, ये पूरी की पूरी रो खुद में एक एरे है। मैट्रिक्स ऑफ 1 का मतलब है 4 5 6। तो जब आई की वैल्यू 0 होगी ना, तो हम इस तरह की कॉल लगा रहे हैं कुछ, रिवर्स एरे 1 2 3, ठीक है। 1D एरे हम यहाँ पर एक पास कर रहे हैं, ठीक है। तो जब आई की वैल्यू 0 पे आप 1 2 3 को रिवर्स कर रहे होंगे, अगली पे आप 4 5 6 को रिवर्स कर रहे होंगे, एंड देन 7 8 9 को, ठीक है। सिंपल इनफ। इसको रिवर्स कर लेते हैं, रिवर्स का कोड हमें लिखना आता है। आई को 0 बोलेंगे, जे को एरे डॉट लेंथ -1, ठीक है, 2 पॉइंटर्स लेंगे और जब तक दोनों टकरा नहीं जाते, आई लेस देन जे नहीं हो जाता, इक्वल टू इसलिए नहीं कर रहे क्योंकि वो सेम ही वैल्यू है, उसको स्वैप करने की जरूरत नहीं है। तो लास्ट और फर्स्ट एलिमेंट को हम स्वैप करते रहेंगे, ठीक है। स्वैप हम यहीं पे लिख लेते हैं, टेम्प इज इक्वल टू एरे ऑफ आई। स्वैप कैसे करना है, स्वैप भी हमने लास्ट लेक्चर्स में देखा हुआ है, ठीक है। एरे ऑफ आई इज इक्वल टू एरे ऑफ जे एंड एरे ऑफ जे इज इक्वल टू टेम्प, ठीक। उसके बाद हम आई के पॉइंटर को इंक्रीज कर देंगे और जे को डिक्रीज कर देंगे, ठीक। तो बस यार इससे एक रो रिवर्स हो जाएगी, बेसिकली जो भी हम इसको एरे पास कर रहे हैं वो रिवर्स हो जाएगा। हाँ यार बस इतना सा ही क्वेश्चन था, ठीक है। तो अब इसको रन करते हैं। देखा सुनने में मुश्किल था, बट हमने जब समझा, इस क्वेश्चन को पार्ट्स में ब्रेक किया, तो देखो कितना सिंपल बन गया, ठीक है। इसको रन करते हैं। रोज और कॉलम्स यार दोनों 4 4 ही देने होंगे हमें, 4 and 4। 16 वैल्यूज एंटर करनी है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, ठीक है।
तो यार ये देखिए रोटेटेड मैट्रिक्स ये आ गया। अब इसको वेरीफाई कर लीजिए। जो आया था 13,951, 14,10,62, 15,11,73, 16,12,84। हाँ जी बिल्कुल ठीक आया है हमारा आंसर और हो गया यार रोटेशन ऑफ मैट्रिक्स। ठीक है, सो एसेंशियली हमने क्या किया, रोटेशन में हमने देखा कि यार रोटेशन का मतलब ये बना अल्टीमेटली आगे कि जो फर्स्ट रो है उसको लास्ट कॉलम में कन्वर्ट कर दो, सेकेंड रो को सेकेंड लास्ट कॉलम में कन्वर्ट कर दो। अब रो को कॉलम में कन्वर्ट करने वाली चीज़ हम ट्रांसपोज में ऑलरेडी कर चुके थे, बट हमें इस बार फर्स्ट रो को लास्ट कॉलम में कन्वर्ट करना था। तो हमने ये ऑब्जर्व किया, ये देखा कि यार एक्चुअल में अगर हम ट्रांसपोज एरे की रोज को रिवर्स कर दें तो हमारा जो रोटेशन वाला मैट्रिक्स है वो बन के आ जाता है। ठीक है, सो यार नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें पास्कल्स ट्राइंगल की पहली n रोज प्रिंट करनी है। क्वेश्चन बस इतना सा है कि आपको एक इंटीजर n दिया होगा और आपको पास्कल्स ट्राइंगल की पहली n रोज प्रिंट करनी है। ठीक है, अब पहले ये समझते हैं कि पास्कल्स ट्राइंगल क्या होता है। देखिए जो आपको ये डायग्राम दिया हुआ है ये एक्चुअल में पास्कल्स ट्राइंगल है। पास्कल्स ट्राइंगल एक ऐसा पैटर्न है जो ये एक प्रॉपर्टी फॉलो करता है, एक प्रॉपर्टी ये फॉलो करता है, और भी प्रॉपर्टीज हैं अभी बात करेंगे उनके बारे में, कि हर एक नंबर जो है वो उसके ऊपर के दो नंबर्स का सम होगा। ठीक है, सो अगर लेट्स से आप ये वाला 3 देख रहे हैं तो यार ये 3 इसेंशियली इन दो चीज़ों का सम है। अगर आप इस 3 को देख रहे हैं तो ये इन दो का सम है। अगर आप 4 को देख रहे हैं तो ये 1 और 3 का सम है। 6 को देख रहे हैं तो 3 और 3 का सम है, और 4 को देख रहे हैं तो 3 और 1 का सम है। ठीक है, पहली चीज़ पास्कल्स ट्राइंगल में ये होती है। दूसरी चीज़ पास्कल्स ट्राइंगल में ये होती है कि हर एक रो में, ठीक है मान लीजिए 5 रोज हैं ये, तो हर एक रो में पहला एलिमेंट 1 होता है और लास्ट एलिमेंट भी 1 होता है। ठीक है, अब यार हमें ना ऐसा सा प्रिंट नहीं करना एग्जैक्टली, यहाँ पे तो स्पेसेस दिख रहे हैं, हमें इस तरह की फिगर प्रिंट करनी है। हमें स्पेसेस नहीं प्रिंट करने, हमें सिर्फ पास्कल्स ट्राइंगल प्रिंट करना है। अब मान लीजिए n अगर 6 होता तो इसमें एक और रो ऐड हो जाती। उसके अकॉर्डिंग क्या होता कि यार ये पहला और आखिरी एलिमेंट तो 1 ही होता। अगर हमें नेक्स्ट एलिमेंट यहाँ पर कैलकुलेट करना है तो वो नेक्स्ट एलिमेंट पता है क्या होता, इन दोनों का सम, तो यहाँ 5 आता। उसके बाद अगला एलिमेंट होता उसके दो ऊपर के एलिमेंट्स का सम विच इज़ 10। ठीक, सिमिलरली यहाँ पर भी इन दोनों का सम लेते और यहाँ पर इन दोनों का सम लेते। ठीक है, अगर n 6 होता तो एक और एडिशनल रो आती। ठीक है, सो क्वेश्चन क्लियर है, पास्कल्स ट्राइंगल क्लियर है क्या होता है। ठीक है, अगेन हमें स्पेसेस नहीं प्रिंट करने, हमें डायरेक्टली इस तरह की फिगर जो है प्रिंट करनी है। अब पास्कल्स ट्राइंगल को दिख भी रहा है, ऑब्वियसली ये 2 डायमेंशनल का क्वेश्चन है, 2D एरे का क्वेश्चन है, तो हम इसे 2D एरे के थ्रू रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, पहले जरा इसकी प्रॉपर्टीज को एक बार लिख लेते हैं। पहली प्रॉपर्टी हमने इसकी ये देखी कि इसके जो सारे एलिमेंट्स हैं, ठीक है, वो सम है ऊपर के दो एलिमेंट्स का। अगर आप इस 6 पे फोकस करें जिसका इंडेक्स 4,2 है, तो ये जो 6 है ये इन दो एलिमेंट्स का सम है, और ये दो मान लीजिए आप 4,2 पे खड़े हैं, ये कॉमा का ये ना i, j लिखा है मैंने कि भाई कौन से रो पर और कौन सी कॉलम पर हम बात कर रहे हैं, और यहाँ पर 6 आंसर है। तो यार ये इन दो 3s का सम था। अब ये जो दो 3s हैं ये कहाँ हैं, एक 3 तो यार डायरेक्टली ऊपर है और एक 3 डायरेक्टली ऊपर वाले 3 से जस्ट पीछे है। ठीक है, तो अगर आप ith रो पर हैं, इसेंशियली अगर ये ith रो है तो आपको i-1th रो के दो एलिमेंट्स सम करने हैं। ठीक है, सो बेसिकली अगर हम इसको P नाम दे दें पास्कल्स ट्राइंगल को, इस 2D एरे का नाम अगर P है तो P ऑफ 4,2 क्या है, P ऑफ 4,2 है P ऑफ 3,2 प्लस P ऑफ 3,1। सो बेसिकली हम ith रो में थे तो हमने i-1th रो अगर 4th रो में है तो 3rd रो के पिछली वाली रो के दो एलिमेंट्स ऐड करें। वो दो एलिमेंट्स कौन से हैं, एक एलिमेंट तो सेम ही कॉलम में है, अगर आप यहाँ पे सेकेंड कॉलम में थे तो सेकेंड कॉलम वाला तो यहाँ पर 2 आया, और उससे एक जस्ट पीछे वाला तो यहाँ पर 1 आया। तो अगर हम इसको i-j के टर्म्स में लिखें तो क्या ये प्रॉपर्टी कन्वर्ट होकर आती है हमारे पास कि यार पहली प्रॉपर्टी तो ये है कि Pij विल बी इक्वल टू i-1 मतलब लास्ट रो और j मतलब सेम कॉलम प्लस Pi-1 j-1।
ठीक है। सो आई जे इज इक्वल टू आई माइनस वन जे प्लस आई माइनस वन जे माइनस वन। ये इसेंशियली डेफिनेशन ही है यार पास्कल्स ट्राइंगल की, इसको बस हमने इंडाइसिस के टर्म्स में लिख दिया है। दूसरी प्रॉपर्टी जो क्लियरली विजिबल है वो ये है कि सारी रोज में पहला एलिमेंट वन है और आखिरी एलिमेंट जो है वो भी वन है। सो इन एवरी रो फर्स्ट एंड लास्ट एलिमेंट इज इक्वल टू वन। ठीक। तीसरी प्रॉपर्टी, अब यार 2D एरे तो ये ठीक है, 2 डायमेंशंस हैं, पर कुछ तो अलग दिख रहा है अब तक के सवालों में और इस वाले सवाल में। वो अलग ये है कि अब तक हमने जो भी क्वेश्चंस किए उनमें हमने नॉर्मल 2D एरेज बनाए थे, जैग्ड 2D एरेज नहीं बनाए थे। जैग्ड 2D एरेज का जिक्र आया था लास्ट लेक्चर में, जिसमें मैंने आपको बताया था कि भाई जैग्ड एरेज वो होते हैं जिनके अंदर हर एक रो में ज़रूरी नहीं है सेम नंबर ऑफ कॉलम्स हो, क्योंकि देखिए इस रो के अंदर सिर्फ एक ही कॉलम है, अगली रो में 2 कॉलम्स हैं, नेक्स्ट रो में 3 कॉलम्स हैं, इस रो में 4 कॉलम्स हैं और इस रो में 5 कॉलम्स हैं। जबकि अब तक हम क्या करते आए हैं, हम इस तरह का 2D एरे देखते आए हैं जिसमें हर एक रो में सेम नंबर ऑफ कॉलम्स होते थे, पर इस केस में हर एक रो में अलग नंबर ऑफ कॉलम्स हैं, विच इज़ बेसिकली जैग्ड एरेज। जैग्ड एरे कहा जाता है इन्हें। ठीक, इस तरह के एरेज को जिनमें अलग अलग नंबर ऑफ कॉलम्स होते हैं हर रो में। अब नोटिस करने वाली बात पता है क्या है, ध्यान से देखिए। अगर हम 0th रो पे थे, 0th रो में ना सिर्फ एक कॉलम था, फर्स्ट रो में 2 कॉलम है, सेकेंड रो में 3 कॉलम है, थर्ड रो का मतलब मैं जीरो बेस्ड इंडेक्सेस के हिसाब से बात कर रही हूँ। थर्ड रो में 4 कॉलम है और फोर्थ रो में 5 कॉलम है। तो हमने क्या ऑब्जर्व किया कि यार ith रो के अंदर ith रो हैज i+1 कॉलम्स। ठीक है। सो यार इन्हीं 3 ऑब्जर्वेशंस पे बस हम अपना कोड लिख देंगे। बहुत सिंपल सी बात है, एक लूप लगाएंगे i = 0 से। अब j = कहाँ तक लगना है वो इसके अंदर मेन है, हमें जैग्ड एरे बनाना है, इसमें और कुछ नहीं है, सिर्फ एक जैग्ड एरे बना के हमें ये फॉर्मूला लिख देना है। ठीक है, हम कोड में जाकर देखते हैं कि जैग्ड एरे कैसे बनाएंगे। सो यार मैंने ये क्लास बनाई है पास्कल ट्राइंगल। इसके अंदर मेन मेथड है जिसमें मैंने स्कैनर क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया है और यूजर से n इनपुट लिया है। ठीक है, n इज द नंबर ऑफ रोज जो हमें प्रिंट करनी है पास्कल ट्राइंगल की। फिर एक हेल्पर मेथड यहाँ मैंने ऑलरेडी लिखा हुआ है, कुछ नया नहीं है इस पर। प्रिंट मैट्रिक्स हम लिखते आ रहे हैं इस मेथड को, इसको कोई भी मैट्रिक्स पास किया जाएगा तो ये इसको प्रिंट कर देगा। ठीक है, अब हमें एक मेथड लिखना है स्टैटिक, जो कि एक 2D एरे रिटर्न करेगा, बेसिकली पास्कल ट्राइंगल रिटर्न करेगा, और इसका नाम लिख लेते हैं पास्कल ओनली। ठीक है, और इसको क्या पास होगा, सिर्फ एक नंबर पास होगा ना, राइट, सिर्फ n पास होगा इसको। अब जो हमें आंसर एरे बनाना है बेसिकली, या p कह लीजिए इसको या आंसर कह लीजिए, जो हमें आंसर एरे बनाना है उसके अंदर n रोज होंगी, ये बात तो हम जानते ही हैं। देखिए एक बार स्क्रीन पे, अगर आपको n = 5 दिया हुआ है तो आंसर में 5 रो हैं कि नहीं, है ना, ये 5 रोज हैं, पर कॉलम्स फिक्स नहीं है। मैंने आपको लास्ट लेक्चर में भी बताया था कि हम ये वाली जो सेकेंड फील्ड है कॉलम्स वाली डायमेंशन, ये हम इनिशियली अगर इनिशियलाइज करते वक्त पास ना करें तो चलता है, जो इस केस में हमारी रिक्वायरमेंट भी थी। यार हर रो के अंदर कॉलम फिक्स है ही नहीं, तो हम यहाँ कैसे लिख दें, हम यहाँ 1 2 3 4 5 क्या लिखें, हम हर रो के अंदर अलग कॉलम्स हैं। ठीक है, तो हम यहाँ पर नहीं डिक्लेयर कर सकते कि हमें कितने कॉलम्स चाहिए। ठीक यार, ये जो भी आंसर आएगा इसको हम लास्ट में रिटर्न कर देते हैं और अभी इसको फिल करते हैं कि यार ये कैसे फिल होगा। ठीक है, हर एक रो पर जाते हैं, पहले तो रो वाइज तो ट्रैवल करना ही है, जो हमें पता है इन्फॉर्मेशन उसके ऊपर एक एक करके काम करते हैं। देखिए सबसे पहली इन्फॉर्मेशन जो हम यूज़ करेंगे वो ये है कि ith रो में i+1 कॉलम्स हैं। ठीक है, हमने क्योंकि कॉलम्स डिफाइन नहीं किए हैं, कॉलम्स हम डायनेमिकली मतलब अभी रो के साथ साथ डिफाइन करेंगे कि इस रो के अंदर कितने कॉलम्स हैं। हमने क्या देखा कि भाई ith रो हैज i+1 कॉलम्स, करेक्ट। तो हमें आंसर ऑफ i में बेसिकली एक i+1 साइज का एरे इनिशियलाइज करना है। ये देखो मैंने क्या किया है, ये बहुत सिंपल सी चीज़ है।
मान लीजिए हमने एक एरे बनाया था, ठीक है, उसके अंदर हमने कुछ भी डिक्लेयर नहीं किया था कि यार उसके कितने कॉलम्स हैं, बेसिकली ये डिक्लेयर नहीं किया था। मान लीजिए हम 0th रो की बात कर रहे हैं। अब 0th रो पे मुझे पता है कि मुझे सिर्फ एक ही कॉलम चाहिए, तो मैं यहीं के यहीं इसके अंदर एक एलिमेंट का स्पेस ले लेती हूँ, ऐसा कुछ लिख के न्यू इंट 1। जब आई की वैल्यू 1 होगी यार, तब मैं 2 कॉलम्स का स्पेस ले लूंगी, ऐसा कुछ लिखकर, ठीक है। तो हम इसेंशियली यही चीज कर रहे हैं इससे, ठीक है। तो इससे क्या हो रहा है, हमें डायनेमिकली कॉलम्स की स्पेसेस मिल रही हैं, फिक्स नहीं है, ठीक। आई होप ये बात आप समझ पा रहे हैं कि आंसर ऑफ आई जो है वो खुद में एक एरे है, करेक्ट, एक 1D एरे है। और एक 1D एरे को कैसे इनिशियलाइज करते हैं वो आपको ऑलरेडी आता है, न्यू कीवर्ड, डेटा टाइप और साइज। तो हम बेसिकली हर एक रो के अंदर जाके एक 1D एरे बना रहे हैं, ठीक है, जो कि टू डायमेंशनल एरेज की डेफिनेशन भी होती है, राइट। एरे के अंदर हम एरे बना रहे हैं, पर इस बार अपन मैन्युअली उसका साइज जो है यहाँ पर डिक्लेयर कर रहे हैं इंस्टेड ऑफ यहाँ पर करने से, ठीक ठीक है। तो दूसरी इंफॉर्मेशन जो हमारे पास थी वो ये थी कि फर्स्ट एंड लास्ट एलिमेंट ऑफ एवरी रो इज 1, ठीक है। तो वो चीज़ भी हम यहीं पे कर देते हैं कि भाई ये ith रो है, ith रो के अंदर 0th एलिमेंट और ith रो के अंदर लास्ट एलिमेंट। अब जो लास्ट एलिमेंट है वो कहाँ होगा, लास्ट कॉलम पे। लास्ट कॉलम का यार इंडेक्स क्या होगा, लास्ट कॉलम का नंबर क्या होगा, देखो रो तो आई ही है, कॉलम नंबर भी आई ही होगा, ठीक है। इसको एक बार स्क्रीन पे देखिए। अगर हम i इज इक्वल टू 2 पे खड़े हैं तो इसेंशियली मैंने 2 0 पे 1 लिख दिया है और 2 2 पे 1 लिख दिया है, क्योंकि i की वैल्यू 2 है ना। i अगर 4 हो जाता है तो मैंने 4 0 पे 1 लिख दिया है और 4 4 पे 1 लिख दिया है, ठीक है। बाकी सारी जगहों पर अभी कुछ नहीं है, ठीक, 0 होगा इसेंशियली अगर हमने कुछ नहीं डाला है तो, पर हमने इन 2 जगहों पर 1 डाल दिया है। दूसरी इंफॉर्मेशन यूज हो गई। तीसरी इंफॉर्मेशन क्या है हमारे पास कि पी आई जे इज इक्वल टू पी आई माइनस 1 जे माइनस 1 प्लस पी आई माइनस 1 जे, ठीक। सो फॉर इंट जे इज इक्वल टू 1 जे लेस देन आई जे प्लस प्लस। अब मैं जे को यार 1 से क्यों शुरू कर रही हूँ, क्योंकि 0th कॉलम को तो मैं ऑलरेडी फिल कर ही चुकी हूँ ना, और मैं इसको लेस देन आई तक क्यों चला रही हूँ, क्योंकि ith कॉलम को भी मैं ऑलरेडी फिल कर चुकी हूँ, ठीक। तो यहाँ पर मुझे सिंपली इतना लिखना है कि आंसर ऑफ आई जे इज इक्वल टू आंसर ऑफ आई माइनस 1 जे, डायरेक्टली अबव वाला एलिमेंट और डायरेक्टली अबव से एक पीछे वाला एलिमेंट, आंसर ऑफ आई माइनस 1 जे माइनस 1, ठीक है। बस यार इतना सा ही सिंपल सा कोड है हमारा, इसको हम रन करके देखते हैं। तो यहाँ हम एक आंसर एरे में पास्कल ट्राइंगल को रिसीव करते हैं और इसको n पास करते हैं, जो भी यूजर से इनपुट लिया, उसके बाद प्रिंट मैट्रिक्स में आंसर को पास कर देते हैं, ठीक। n 5 के लिए चला के देखते हैं। तो आप मैच कीजिए जो हमने इनपुट जो हमने कैलकुलेट कर रखा है उसी के हिसाब से आंसर आया है। देखिए 3 है तो वो इन दोनों का सम है, 3 ये वाला इन 2 और 1 का सम है, 6 इज सम ऑफ 3 एंड 3, ठीक है। तो हमारा आंसर बिल्कुल ठीक आया है। आप इसको एक और इनपुट के लिए चला के देख लीजिए। n इज इक्वल टू 7 पे रन करते हैं और किसी भी पॉइंट पे वेरीफाई करके देख लीजिए कि ये जो 20 है ये अपने ऊपर के 2 एलिमेंट्स का सम है, दैट इज ट्रू। ये 15 इज सम ऑफ 10 एंड 5, 6 इज सम ऑफ 5 एंड 1, ठीक है। सो लेट्स डू अ क्विक ड्राई रन। आपको ये बात अगर थोड़ी सी भी कम समझ आई है तो ड्राई रन से समझ आ जाएगी, पर ये क्वेश्चन बहुत सिंपल था। हमने इसको 3 पार्ट्स में 3 प्रॉपर्टीज में ब्रेक किया और बस उनको यूज कर लिया, ठीक है। फिर भी हम एक फटाफट से छोटा सा ड्राई रन कर लेते। सो लेट्स से कि n आपको 4 मिलता है, ठीक है। जब आपको n 4 मिला तो आप इस लाइन पर आए और आपने एक 2D एरे इनिशियलाइज करा आंसर, जिसके अंदर 4 रोज हैं, 0 1 2 3, ये 4 रोज हैं, पर हमें कॉलम्स नहीं पता यार कि इसके अंदर कितने कॉलम्स होंगे, ये हम नहीं जानते। हमने इस चीज़ को यहाँ पर नहीं डिक्लेयर किया क्योंकि हर एक रो के अंदर अलग अलग नंबर ऑफ कॉलम्स हैं जो हम बाद में ही डिसाइड करेंगे कितने हैं।
ठीक है। फिर आई की वैल्यू 0 होती है और आंसर ऑफ 0 इज इक्वल टू न्यू इंट ऑफ 1। ये वाली लाइन जो है यहाँ से रन होती है। इस लाइन से क्या होता है, आंसर ऑफ 0 पे एक साइज का एरे बन जाता है। ठीक है, एक साइज के एरे की यहाँ पर स्पेस मिल जाती है, तो बेसिकली ये ऐसा बन गया। ठीक, उसके बाद हम नेक्स्ट लाइन में आते हैं और आंसर ऑफ i0 और i बेसिकली द फर्स्ट एलिमेंट एंड द लास्ट एलिमेंट इन द रो, इनको 1 कर देते हैं। सो इसेंशियली 0 0 और 0 0 यहाँ हम 1 लिख देंगे। ठीक, उसके बाद हम j का लूप शुरू करेंगे। j का लूप शुरू हो रहा है 1 से और कंडीशन क्या चेक होती है कि भाई j क्या लेस देन i है। अब 1 तो लेस देन 0 नहीं है, तो ये j का लूप यार i इक्वल टू 0 के लिए चलेगा ही नहीं। हम इस लूप में एंटर नहीं करेंगे i इज इक्वल टू 0 के लिए और डायरेक्टली यहाँ आ जाएंगे। यहाँ आएंगे तो क्या होगा, i के एंडिंग पे आ गए ना बेसिकली, तो अब i की वैल्यू चेंज हो जाएगी। i की वैल्यू चेंज होके क्या हो जाएगी, i की वैल्यू 1 हो जाएगी। जैसे ही i की वैल्यू 1 हुई, हमने एक और 1D एरे बनाया। और कहाँ पर बनाया और कितने साइज का बनाया, यहाँ देखिए, आंसर ऑफ 1 इज इक्वल टू न्यू इंट 2, राइट। सो इसेंशियली यहाँ पर इस जगह पर आपको 2 एलिमेंट्स को रखने की जगह मिल जाएगी, 2 साइज का एरे मिल जाएगा। ठीक है, तो आप देख रहे हैं किस तरह से हम डायनेमिकली यहाँ पर कॉलम्स डिसाइड कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ पर इनिशियली 0 होगा, अगर हम कोई वैल्यू नहीं देते हैं तो 0 होती है बाय डिफॉल्ट। अभी हम इसको हटा देते हैं, फिल करने वाले हैं क्योंकि नेक्स्ट लाइन में हम फर्स्ट और लास्ट एलिमेंट को 1 डाल रहे हैं, विच इज 1 0 एंड 1 1। सो 1 0 इज दिस एंड 1 1 इज दिस। इन दोनों ही जगहों पर हमने 1 डाल दिया। ठीक है, फिर j का लूप शुरू होगा स्टार्टिंग फ्रॉम 1 और चेक होगा क्या j लेस देन i है। 1 लेस देन 1 है क्या, नहीं, ये कंडीशन ट्रू नहीं है, तो हम i इज इक्वल टू 1 के लिए भी j वाले लूप में एंटर नहीं करेंगे और i की वैल्यू को 2 कर देंगे। i की वैल्यू 2 होगी तो आंसर ऑफ 2 इज इक्वल टू न्यू इंट 3। इसेंशियली यहाँ पर आपको 3 साइज का एरे मिल जाएगा। ठीक है, यहाँ बना देते हैं 3 साइज का एरे। ठीक है, उसके बाद हम क्या कर रहे हैं, उसके बाद हम पहले और आखिरी एलिमेंट को 2 0 और 2 2, 2 0 ये और 2 2 ये, इन दोनों जगहों पर 1 लिख दे रहे हैं। ठीक है, उसके बाद हम j वाले लूप में आते हैं। j की वैल्यू 1 से शुरू होगी और j का लूप कब तक चलेगा, j लेस देन 2 तक। क्या ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, हाँ जी हो रही है। तो हम अंदर जाएंगे और हम क्या वैल्यू असाइन कर रहे हैं, i की वैल्यू फिलहाल 2 है, j की वैल्यू फिलहाल 1 है, विच इज दिस स्पेस 2 ये है सेकेंड रो एंड फर्स्ट कॉलम। हम इसेंशियली ये वाला कॉलम यहाँ पर फिल करने वाले हैं, जिसकी वैल्यू क्या है, जिसकी वैल्यू है आंसर ऑफ i माइनस 1j, विच मीन्स ये जो चीज़ है ये इक्वल है आंसर ऑफ 1 और j माइनस 1 का मतलब हुआ 0 प्लस आंसर ऑफ 1 और 1। ठीक, सो आंसर ऑफ 1 0 1 0 क्या हुआ, फर्स्ट रो और 0th एलिमेंट विच इज दिस, फिर फर्स्ट रो और फर्स्ट एलिमेंट। तो यहाँ पर जो सम है वो बेसिकली इन 2 वैल्यूज़ का है। ठीक है, सो 1 और 1 का सम हम यहाँ लिख देंगे 2। फिर j की वैल्यू यार 2 हो जाएगी और 2 लेस देन 2 पे ये कंडीशन ब्रेक हो जाएगी, तो हम j के लूप से आ जाएंगे बाहर। जैसे ही हम j के लूप से बाहर आएंगे i की वैल्यू 3 हो जाएगी, राइट। फिर हम आंसर ऑफ 3 इज इक्वल टू न्यू इंट ऑफ 3 ये लाइन चलाएंगे, तो हमें यहाँ पर 4 साइज का न्यू इंट ऑफ 4 4 साइज का एरे हमें यहाँ मिल जाएगा। ठीक है, सो ये आ गया यहाँ पर 4 साइज का एरे। नेक्स्ट लाइन में हम 3 ऑफ 0 और 3 ऑफ 3 यहाँ और यहाँ 1 लिख दे रहे हैं। उसके बाद एक लूप चल रहा है j इज इक्वल टू 1 से j लेस देन i तक। j इज इक्वल टू 1 और 2 के लिए चलेगा बेसिकली, यहाँ वाली और यहाँ वाली वैल्यूज पुट होंगी यहाँ पर। जब j इज इक्वल टू 1 होगा तो आप आंसर ऑफ 3 1 फाइंड कर रहे होंगे और वो क्या है, इन दोनों का सम। ठीक है, इस वाली लाइन से, तो यहाँ पर इसेंशियली 3 आ जाएगा और यहाँ पर इन दोनों का सम आएगा, यहाँ पर इन दोनों का सम आएगा, राइट, जो खुद में भी 2 + 1 3 ही है, राइट। देन आप j वाले लूप से बाहर आएंगे। j की वैल्यू 1 के लिए चला, 2 के लिए चला, फिर 3 हो गई, बट j लेस देन 3 ये कंडीशन जो है फॉल्स हो गई, इसलिए हम लूप से बाहर आ गए j वाले और i की वैल्यू हमने 4 कर दी।
अब ये वाली कंडीशन भी ब्रेक हो जाएगी, i लेस देन n वाली, 4 लेस देन 4 नहीं है, तो हम बाहर आ जाएंगे और आंसर रिटर्न कर देंगे। ठीक है, तो आई होप आपको ये क्लियर है। हमने पिछली रो का यूज करके अपनी करंट रो को कैलकुलेट किया है। सो दैट वाज पास्कल्स ट्रायंगल। सो अ क्विक समरी ऑफ टुडेज लेक्चर। आज हमने ट्रांसपोज, रोटेशन, पास्कल्स ट्रायंगल ये 3 क्वेश्चन सॉल्व किए। ट्रांसपोज का मतलब हमने देखा कि भाई रोज को कॉलम्स में अगर कन्वर्ट कर दिया जाए और कॉलम्स को रोज में, तो उसे ट्रांसपोज कहते हैं। 2 मेथड्स हमने उसके देखे। एक मेथड में हमने एक एक्स्ट्रा एरे यूज किया ट्रांसपोज, और आई जे के अंदर, आई जे इंडेक्स पे जे आई डाल दिया। जो ट्रांसपोज मैट्रिक्स का साइज था वो सी आर बना, क्योंकि रोज कॉलम्स में कन्वर्ट हुए तो उनका नंबर भी बदला। ठीक है, दूसरा मेथड हमने इसका देखा इन प्लेस स्वैप करने का, इन प्लेस ट्रांसपोज करने का। पर इन प्लेस वाला जो मेथड है वो सिर्फ स्क्वायर मैट्रिसेस पे यूज हो सकता है, जिसमें हमने क्या किया, जिसमें हमने डायगोनल एलिमेंट्स के बाद से स्वैप्स शुरू किए। ठीक है, सो ये उसका कोड था। हमने आई का लूप चलाया 0 से सी तक। इस केस में यार सी और आर इक्वल ही है क्योंकि स्क्वायर मैट्रिक्स है। और फिर हमने आई जे और जे आई को स्वैप कर दिया। अगला क्वेश्चन हमने किया रोटेशन ऑफ अ मैट्रिक्स। बेसिकली 90 डिग्री से हमने क्लॉकवाइज डायरेक्शन में एक मैट्रिक्स को रोटेट करके आंसर निकाला, और इन प्लेस की ये चीज़ विदाउट यूजिंग एनी एक्स्ट्रा स्पेस। जो सुनने में तो स्टार्टिंग में लगा कि पता नहीं कैसे ही होगा, फिर जब उसको ब्रेक डाउन किया तो पता चला कि यार कुछ नहीं करना, ट्रांसपोज निकालना है, ट्रांसपोज के अंदर हर एक रो को रिवर्स करना है, तो रोटेशन आ जाएगा। लास्ट क्वेश्चन में हमने पास्कल्स ट्रायंगल प्रिंट किया, जो अगेन काफ़ी सिंपल था। हर एक रो के अंदर बेसिकली हमने 3 इसकी प्रॉपर्टीज देखी कि भाई पी आई जे इज इक्वल टू पिछले रो के 2 एलिमेंट्स, कंजिक्यूटिव एलिमेंट्स डायरेक्टली अबव और उससे पीछे वाला। तो ये डायरेक्टली अबव वाला और ये उससे डायरेक्टली अबव के पीछे वाला, पिछली रो का, ये प्रॉपर्टी होती है। दूसरी प्रॉपर्टी थी कि भाई हर एक रो में पहला और आखिरी एलिमेंट पास्कल्स ट्रायंगल में 1 होता है। और तीसरी कि भाई ये जैग्ड एरे टाइप्स चीज़ है, जिसमें ith रो में i+1 कॉलम्स हैं। इन्हीं प्रॉपर्टीज़ को यूज़ करके हमने बड़ा सिंपल सा कोड लिखा। यहाँ पर जैग्ड एरे हमने खुद से बनाया, यहाँ पर हमने कॉलम का साइज नहीं दिया, और यहाँ पर हम मैनुअली देखते गए कि भाई ith रो है तो i+1 कॉलम्स डाल देते हैं इस रो में, i रो के अंदर i+1 कॉलम्स डाल देते हैं। फिर फर्स्ट और लास्ट एलिमेंट को 1 कह दिया, और फिर एक जे का लूप लगाया 1 से आई, और जो हमने फॉर्मूला देखा था, फॉर्मूला क्या यार, ये तो डेफिनेशन ही है पास्कल्स ट्रायंगल की, उसको यहाँ लिख दिया। एज सिंपल इज दैट। सो दैट वाज ऑल फॉर टुडेज लेक्चर। आई होप आपको समझ में आया है। नेक्स्ट लेक्चर में हम कुछ और प्रॉब्लम्स कर रहे होंगे 2D एरेज में। ठीक है, तब तक के लिए आप इन प्रॉब्लम्स की थोड़ी प्रैक्टिस कीजिए, असाइनमेंट के क्वेश्चंस कीजिए, वीडियो में जो क्वेश्चंस कराए हैं उनको आप दोबारा से खुद से सॉल्व कीजिए। ठीक है, so thank you for watching the lecture and I'll see you in the next lecture. Thank you for watching this video. As a gentle reminder, आप pwskills.com वेबसाइट पे जाके लेक्चर्स के नोट्स, असाइनमेंट्स और अपकमिंग लेक्चर्स का शेड्यूल एक्सेस कर सकते हैं। एंड ऑल ऑफ दिस इज़ एब्सोल्युटली फ्री ऑफ कॉस्ट, एंड आई विल हाईली एडवाइज कि आप असाइनमेंट्स ज़रूर से सॉल्व करें। लेक्चर्स के वीडियोस तो देखें ही, बट इट्स मोर इम्पॉर्टेंट, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, इक्वली इम्पॉर्टेंट कि आप असाइनमेंट भी सॉल्व करें। आपको कॉन्सेप्ट्स पे बहुत अच्छी ग्रिप और मास्टरी बनेगी अगर आप साथ साथ प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी सॉल्व करते रहेंगे। और अगर आपके कोई भी डाउट्स रह जाते हैं असाइनमेंट से रिलेटेड या लेक्चर से रिलेटेड, तो आप डिस्क्रिप्शन में दिए हुए फॉर्म को फिल कर सकते हैं, एंड वी विल सी द फॉर्म, एंड जो भी रेलिवेंट डाउट्स हैं वी विल पिक देम अप एंड एड्रेस देम in the upcoming live doubt resolution sessions that we will conduct. So thank you again and happy coding. Bye.